प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहआचार्य गणित, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर, आज बीएससी पार्ट तृतीय गणित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय पेपर सम्मिश्र विश्लेषण के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें मैं आपको सर्वप्रथम जो चैप्टर अपना चल रहा है कौशी समाकलन और कौशी गुरसा प्रमेय, उसके सम्मिश्र रेखा समाकलन कॉन्सेप्ट से आपको परिचित करवाता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको इस समाकलन की रीमान परिभाषा से परिचित करवाता हूँ। माना एफ जेड सम्मिश्र चर जेड का सतत फलन है जिसका विश्लेषिक होना आवश्यक नहीं होता है, परंतु चाप कलनीय चाप सी के प्रत्येक बिंदु के संगत एफ जेड का एक निश्चित मान है। ठीक है, मान लेते हैं चाप सी का जो समीकरण है वो आपके पास में z बराबर एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी, जहाँ t संवृत अंतराल अल्फा बीटा में है। अब हम ये जो संवृत अंतराल अल्फा बीटा है इसका कोई विभाजन p बराबर T0 T1 डॉट 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 Tn कोई स्वेच्छ विभाजन लेते हैं तथा t के जो ये मान है इनके संगत z के मान क्रमशः है Z0 Z1 डॉट 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 Zn है। यहाँ Z0 जो है वो a तथा Zn जो है वो b के बराबर होता है, अर्थात अल्फा और बीटा के बराबर होता है। तब हम योग समेसन f ऑफ एक्साई के z के माइनस z के 1, जहाँ एक्साई के आपका जो अंतराल z के माइनस z के है, चाप z के माइनस z के है, उसका कोई अवयव है, ऐसा बनाते हैं। इसको मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करूं। विद्यार्थियों देखिए, T0 के संगत आपके पास में Z0 बिंदु है, T1 के संगत आपके पास में Z1 बिंदु है, तो आपके पास में इस चाप कलनीय चाप पर एक चाप Z0 Z1 होगा। इसमें हम आप कोई बिंदु एक्साई 0 ले लेते हैं। इसी तरीके से Z1 Z2 चाप पर हम कोई बिंदु एक्साई 1 ले लेते हैं। इसी तरीके से Z2 Z3 पर कोई बिंदु एक्साई 2 ले लेते हैं, और इन बिंदुओं पर अर्थात एक्साई 0, एक्साई 1, एक्साई 2, इन सब पर जो आपका सम्मिश्र चर फलन दिया हुआ है एफ जेड, वो परिभाषित है एफ एक्साई 0 एफ एक्साई 1 के रूप में। और फिर जब इसको समअप करके लिखा तो समेसन के रूप में हमने यहाँ पर आपके लिए लिखा समेसन 1 से n एफ ऑफ एक्साई के z के माइनस z के माइनस 1। ये जो आपके सामने स्लाइड पर नजर आ रहा है इसको मैंने आपको बोल के स्पष्ट किया है। अब विद्यार्थियों, ये जो अंतराल है, ये जो विभाजन है, इनको छोटा करते करते हम यदि विभाजन अनंत की तरफ ले लेते हैं, अर्थात लिमिट n टेंस टू इस समेसन का, इस योग का लिमिट ले लेते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी पर, और वो मान आपका एक अद्वितीय राशि i आता है। समझ में आई बात? एवं मैक्स मापांक T1 माइनस T0 मापांक T2 माइनस Tn डॉट 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 Tn माइनस Tn1, अर्थात जो नॉर्म P है वो टेंस टू 0, अर्थात ये जो विभाजन है हम छोटे से छोटे से छोटे करते जाएं, अर्थात इन विभाजनों की संख्या बढ़ाते चले जाएं, मैक्सिमम करते हैं।
पहले हमने 2 किए, फिर हमने 3 किए, फिर 4 किए, फिर 5 किए, फिर 6 किए, तो आप देखोगे क्योंकि जो विभाजन है, ये जो चाप है, इनकी लंबाइयाँ धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और धीरे धीरे कम होती होती टेंस टू 0 की तरफ हो जाएगी। ये आपको ध्यान में रखने की बात है यहाँ पर। तो यही हमने लिखा, यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन f xi के z_1 बराबर i एक अद्वितीय राशि है और विभाजन टेंस टू 0 हो, तब एफ जेड चाप C के अनुदिश A से B तक समाकलनीय होगा और उसको हम संकेत के रूप में I बराबर ओवर C एफ जेड डी जेड बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन 1 से n f xi के z_1 xi के जो है वो z_1 z का कोई अवयव है। तो ऐसी स्थिति में हम समाकलन ओवर सी एफ जेड डी जेड को सम्मिश्र रेखा समाकलन या एफ जेड का सी के अनुदिश रेखा समाकलन या सी के अनुदिश ए से बी तक एफ जेड का निश्चित समाकलन कहते हैं। तो ये तो इस निश्चित समाकलन या समाकलन की रीमान परिभाषा या सम्मिश्र रेखा समाकलन की परिभाषा आपके सामने आई विद्यार्थियों, तो इसको आप याद रखें। अब इससे आगे थोड़ा और हम डिस्कस करें। माना pxy तथा qxy वास्तविक दो फलन आपको दिए हुए हैं जो चाप C के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। तो C के अनुदिश वास्तविक रेखा समाकलन ओवर C pxy dx प्लस qxy dy या ओवर C p dx प्लस q dy से हम व्यक्त करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। वास्तविक फलनों का ही वास्तविक रेखा समाकलन होता है। यदि C का प्राचलिक समीकरण आपके पास में x बराबर एफ टी तथा y बराबर जी टी के रूप में दिया हुआ होगा, जहाँ t1 t2 के कोई अवयव है, तब वास्तविक समाकलन का जो परिवर्तित रूप होगा, अर्थात यहाँ पर pxy dx प्लस qxy dy के अंदर हम x y dx और dy के मान रख देंगे, तो आपके पास में समीकरण नंबर 3(2) प्राप्त हो जाएगा। ये प्राचलिक रूप में अपन को प्राप्त होता है। पुनः यदि एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई बराबर यू प्लस आयोटा वी, जहाँ जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो सम्मिश्र रेखा समाकलन ओवर सी एफ जेड डी जेड को वास्तविक रेखा समाकलन के रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? ओवर सी एफ जेड डी जेड बराबर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स आई के जेड आर माइनस 1 ओवर सी एफ जेड डी जेड बराबर, अब एफ जेड का मान यहाँ पर रख देते हैं विद्यार्थियों। ऊपर एफ जेड का मान जैसा हमने आपको यू प्लस आयोटा भी दिया तो इसको रख दिया, और जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, वहाँ से अपन ने डी जेड का मान निकाल लिया। तो इस वास्तविक समाकलन रेखा समाकलन को इस तरीके से समीकरण 3 के रूप में आपको
व्यक्त करना होगा। अब हम सम्मिश्र समाकलन के मापांक के बारे में आपको बतला रहे हैं। मतलब जो इसका निश्चित मान आएगा वो कैसे ज्ञात करते हैं वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये जो समाकलन है ये चापकलनीय चाप पर हो रहा है और चाप की एक निश्चित लंबाई आएगी। यदि L लंबाई वाले कंटूर C पर फलन fz सतत है तथा मापांक fz लेस देन इक्वल टू m है, तो प्रत्येक z बिलोंग्स टू C के लिए मापांक समाकलन ओवर C fz dz लेस देन इक्वल टू ml होगा। ये एक प्रमेय है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है, जिसको मैं आपके सामने सम्मिश्र समाकलन के मापांक से संबंधित प्रमेय है। ये इसको हम आपके सामने प्रमाणित करते हैं। चूंकि विद्यार्थियों सम्मिश्र रेखा समाकलन की परिभाषा से हम ये जानते हैं कि ओवर C fz dz बराबर लिमिट टेन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन f xi के zr माइनस zr माइनस 1, जहाँ xi चाप zr माइनस 1 zr का कोई अवयव है। अब विद्यार्थियों हम दोनों पक्षों में मापांक अप्लाई कर देते हैं और मापांक गुणधर्म से इसको इस तरीके से आसानी से हम लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मापांक ओवर C fz dz इज लेस देन इक्वल टू m लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मापांक zr माइनस zr माइनस 1। और ये जो विद्यार्थियों आपके लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन zr माइनस zr माइनस 1 जो दर्शाया हुआ है, इसका जब हम मान रखेंगे तो आपके पास में आप देखेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और मान जब आप रखोगे, मान की स्टार्टिंग आप देख रहे हो 1 से चालू हो रही है, तो z1 माइनस z0 प्लस z2 माइनस z1 इस तरीके से चलते रहेंगे। तो ये देखिए आप तिरछे कटते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। तो लास्ट में आपके पास में प्लस में zn बचेगा और बाकी सब कट जाएंगे, अर्थात आपके पास में इसका मान zn माइनस z0 के रूप में आएगा। और ये आपके पास में कंटूर की संपूर्ण लंबाई अर्थात L के रूप में प्राप्त होगी जो आपको दी हुई है। तो ये सम्मिश्र समाकलन की जो मापांक प्रमेय है वो इस तरीके से हम प्रमाणित कर सकते हैं। इसी तरीके से एक नामजद थ्योरम आपके पास लिए मैं और ले रहा हूँ, कोशी समाकलन प्रमेय। कोशी का समाकलन प्रमेय ये भी बड़ी अच्छी प्रमेय है, सहज तरीके से मैं आपके सामने ले रहा हूँ। माना एक से संबद्ध प्रदेश G में fz विश्लेषिक फलन है तथा f डैश z सतत है, मतलब जो विश्लेषिक है उसका अवकलन सतत भी है। यदि G में C एक संवृत कंटूर है तो ओवर C fz dz बराबर 0 होगा। प्रमाण देखिए विद्यार्थियों, मान लेते हैं fz बराबर u प्लस आयोटा v, जहाँ u v दोनों x और y के फलन है, तथा z बराबर x प्लस आयोटा y, यहाँ से dz बराबर dx प्लस आयोटा dy आ जाएगा। अपन विद्यार्थियों यहाँ पर ओवर C fz dz में इसके मान रख लेते हैं, आपके पास में समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो जाता है। चूँकि fz आपका विश्लेषिक फलन दिया हुआ है, अतः कौशी रीमान समीकरणों को संतुष्ट करेगा, अर्थात ux बराबर vy
तथा यू वाई बराबर माइनस वी एक्स होगा। तो एफ डैश जेड बराबर यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स बराबर वी वाई माइनस आयोटा यू वाई समीकरण नंबर 2 के रूप में आपको प्राप्त होगा। चूंकि एफ डैश जेड सतत दिया हुआ है, अतः जी में चारों अर्थात यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई भी सतत होंगे। फलतः ग्रीन प्रमेय से ओवर सी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई बराबर ओवर जी डबल इंटीग्रल डेल क्यू बटे डेल एक्स माइनस डेल पी बटे डेल वाई डी एक्स डी वाई, ये ग्रीन प्रमेय है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। इस प्रमेय को अपन यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं तो आप देखोगे विद्यार्थियों बड़े सरलता से इसका मान 0 हो जाता है। तो कॉची का जो समाकलन प्रमेय है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय हो जाता है, क्योंकि इसमें ग्रीन प्रमेय भी काम में ली गई है। तो ये विद्यार्थियों मैंने आपसे कॉची गुरसा प्रमेय और रेखा समाकलन के कुछ कॉन्सेप्ट्स आज आपसे डिस्कस किए। इससे आगे अगले व्याख्यान में अपन अध्ययन करेंगे। आज का अध्ययन यही विराम देते हैं। धन्यवाद।